कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मणिपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। राघव का उस गांव में एक गैरेज था। वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां आया करती थी, लेकिन राघव बड़ा ही लालची किस्म का आदमी था। गैरेज में आई हुई गाड़ियों को वो 2-3 दिनों तक अपने पास ही रखता था और उन गाड़ियों को मजे के लिए गांव भर घुमाता था। मेरे यहाँ तो अच्छी अच्छी गाड़ियां आती है, क्यों ना मैं इन सबको किराए पर देने लगूं, मेरा मुनाफा दुगना हो जाएगा। यही सोचकर राघव घर चला जाता है। आज बहुत खुश हो, क्या हुआ? अरे आज ऐसा आइडिया आया है जिससे हमारी दुगनी तरक्की होगी। वो कैसे? आपने कुछ अलग धंधा शुरू किया है क्या? अरे नहीं, गैराज में जो गाड़ियां आती है ना, उन्हें घंटे के हिसाब से मैं किराए पर देने की सोच रहा हूँ। इससे हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। मगर आप पकड़े गए तो? अरे किसी को पता चलेगा तब ना। अगले दिन राघव के गैराज में एक नई गाड़ी आती है जिसकी सर्विसिंग करनी होती है। अरे राघव, जरा गाड़ी देखो तो, आवाज कर रही है, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है श्याम भाई साहब, आप इसे यही रख दो, मैं कल देखता हूँ। आज बहुत काम है ना, इसलिए आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैं परसों आकर ले जाता हूँ। जी साहब। शाम अपनी गाड़ी वहां रखकर चला जाता है। शाम के जाने के बाद राघव वो गाड़ी पूरी तरह से ठीक कर देता है। गाड़ी ठीक करने के बाद उसमें बैठकर पूरे गांव भर एक चक्कर लगाता है और उसे एक लाइन में खड़ा कर देता है। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे राघव भाई, कोई गाड़ी है क्या? मुझे किराए पर चाहिए थी, थोड़ा शहर होके आता हूँ। कितने घंटों के लिए चाहिए तुम्हें? शाम तक चाहिए राघव भाई। घंटे के हिसाब से पैसे लूंगा। हाँ चलेगा। 500 रुपये घंटा लगेगा। हाँ भाई चलेगा, मैं ये गाड़ी लेकर जाता हूँ। वो आदमी वो गाड़ी भाड़े पर शहर ले जाता है। शाम होने तक वो आदमी गाड़ी लेकर वापस आता है और राघव को उसके पैसे देकर चला जाता है। राघव उस गाड़ी को फिर से साफ सुथरा करके रख देता है। अगले दिन शाम उसकी गाड़ी लेने आता है। राघव शाम को उसकी गाड़ी वापस कर देता है और उससे खूब सारे पैसे ऐंठता है। अब राघव के धंधे में बहुत तेजी आ गई। वो हमेशा जानबूझ के किसी न किसी की गाड़ी गैराज में पड़ी रहने देता और बाद में उसे भाड़े पे दे देता, जिसकी वजह से उसका मुनाफा दुगना हो गया था। राघव बहुत लालची हो गया था। ऐसे ही एक दिन उनके गांव से एक बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी जा रही थी। गांव के खराब रास्तों के कारण वो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी का मालिक एक अमीर आदमी था। उसकी नजर राघव के गैराज पर पड़ी और वो राघव को बुलाने उसके गैराज पर आया। अरे दोस्त, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा चल के देखोगे? जी साहब। क्या हुआ है और आपकी गाड़ी कहाँ है? चलो मेरे साथ। राघव उस आलीशान गाड़ी के पास जाता है। उस गाड़ी को देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कितनी सुंदर है ये गाड़ी, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में ऐसी गाड़ी नहीं देखी। क्या बोले तुम? जी कुछ नहीं साहब। वो छोड़िए, इसका टायर बदलना पड़ेगा और इसकी सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ तो कर दो ना, उसमें कितनी देर लगेगी? जी साहब वो तो है, लेकिन मेरे यहाँ गैराज में मैं अकेला काम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप गाड़ी गैराज में रख दीजिए, मैं कल तक सर्विसिंग करके रख दूंगा। आप कल आकर ले जाना। मगर उसे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे लगते हैं। अरे हाँ साहब, लेकिन यहाँ मैं अकेला काम करता हूँ और शहर की तरह यहाँ कोई नई मशीनें भी नहीं है, तो आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, यही कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। जी साहब। अमीर आदमी अपनी गाड़ी राघव को सौंपकर वहां से चला गया। राघव ने शाम तक उस गाड़ी को एकदम ठीक ठाक कर दिया और उसे लेकर पूरे गांव की सैर करने चल पड़ा। उसके बाद राघव वो गाड़ी अपने गैराज में वापस लेकर आया। तभी उसके गैराज पर गाड़ी भाड़े पर मांगने के लिए एक आदमी आया। अरे राघव भाई, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी दिख रही है, मुझे 1 घंटे के लिए किराए पर चाहिए थी, लड़की देखने जा रहा हूँ ना। ये बहुत महंगी गाड़ी है भाई, इसके बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? भाई इस गाड़ी के 1 घंटे के 5,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये लो एडवांस पैसे, अब लेकर जाओ। हाँ हाँ ले जाओ, और कुछ हुआ तो पूरे पैसे वसूल करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चल मैं चलता हूँ। रंगा वो भाड़े की गाड़ी लेकर गांव से जा रहा था। तभी उस अमीर आदमी ने उसकी गाड़ी देख ली। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने राघव को सबक सिखाने की ठान ली। 2-3 घंटे में रंगा गाड़ी वापस लेकर गैराज पर आया। 1 घंटे के 5,000 रुपए के हिसाब से 2 घंटे के 10,000 रुपए हुए। हाँ ये लो भाई तुम्हारे पैसे, तुम क्या छोड़ने वाले हो? रंगा गाड़ी गैराज में रखकर वहां से चला गया। उस आलीशान गाड़ी को देखकर राघव फिर से मोह में आया
और उसने सोचा कि उस गाड़ी का और एक चक्कर लगा लूं। उसने गैराज से गाड़ी वापस बाहर निकाली, लेकिन बाहर निकालते समय उस गाड़ी पर एक खरोच आ गई। वो खरोच देखकर राघव थोड़ा परेशान हो गया। उसने खरोच हटाने के लिए कुछ केमिकल लगाए, लेकिन खरोच नहीं निकली। फिर उसने सोचा, इसका कुछ तो करना होगा, वरना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मैं इस पर कलर लगा के देखता हूँ, कल तक सूख भी जाएगा, साहब को कुछ पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी की खरोच पर कलर लगा के गैरेज बंद करके राघव घर चला गया। अगले दिन जब वो गैराज खोलने आया, तब उसने देखा कि वो अमीर आदमी वहां अपनी गाड़ी लेने के लिए खड़ा है। उसे इंतजार करता देख राघव सोच में पड़ गया। वो आदमी अपने साथ पुलिस लेकर आया था, लेकिन राघव को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी। साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? आपकी गाड़ी सर्विसिंग करके रख दी है। देखते हैं कि कैसी सर्विसिंग की है। जी, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, गैराज खोलो। अब राघव गैराज खोलकर वो आलीशान गाड़ी बाहर निकालता है। गाड़ी का मालिक उसकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से निहारने लगता है और जिस जगह पर वो खरोच आई थी उस जगह को नजदीक से देखने लगता है। ये सब देखकर राघव बहुत डर जाता है। इसमें से तो पेंट की स्मेल आ रही है। जी नहीं साहब, झूठ बोलते हो। मेरी गाड़ी किराए पर देते हो, उसे घुमाने लेकर जाते हो और उस पर स्क्रैच भी लगवाया। तेरा क्या हाल करता हो देख। इंस्पेक्टर साहब, साहब गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब, एक बार माफ कर दो, फिर से ऐसा नहीं करूंगा साहब। लेकर जाओ इसे। थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोगों के गाड़ियों के साथ खेलता है। तेरी जगह तो जेल में ही है। इंस्पेक्टर उसे थाने लेकर गए और उसे जेल में कैद कर दिया। वो अमीर आदमी उनकी गाड़ी लेकर वहां से चले गए और राघव की गैराज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेईमानी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। भागलपुर नाम के गांव में रंगा नाम का एक आदमी रहता था। वो एक होटल में काम किया करता था। उनके गांव में उस होटल की बनाई पाव भाजी बहुत प्रसिद्ध थी। रंगा की बनाई हुई वो पाव भाजी खाकर उस होटल के ग्राहक दिन ब दिन बढ़ रहे थे। होटल अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन उस होटल का मालिक श्याम बहुत कंजूस था। एक दिन उसने रंगा से कहा, अरे रंगा, हम एक दूसरा होटल शुरू कर रहे हैं। उसका काम हो जाने के बाद एक और होटल शुरू करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है मालिक। और हाँ रंगा, उस होटल के लिए पाव भाजी हमारे होटल से ही जाएगी। मालिक, यहाँ तो दिन भर ग्राहक चलते ही रहते हैं और अब अलग से इतनी ज्यादा मात्रा में पाव भाजी बनाऊं, ये कैसे करूं मालिक, आप ही बताइए। अरे रंगा, यहाँ के पाव भाजी के साथ और थोड़ी पाव भाजी बना लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मालिक, थोड़ी हो या ज्यादा, पाव भाजी बनाने में समय लगता है मालिक, आपको पता है। और वैसे भी मुझे इसके अलग पैसे तो नहीं मिलेंगे। यानी तुझे ज्यादा पैसे चाहिए, काम नहीं करना। मालिक, मेरे हाथ की स्वादिष्ट पाव भाजी खाकर ही लोग यहाँ आते हैं और आप मुझे ही बोल रहे हो। अच्छा तो ये बात है, तू खुद को ज्यादा समझदार समझता है। आज से यहाँ आना छोड़ दे, समझा। अरे मालिक, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, आप खामखा बात मन पे ले रहे हो। अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तुझसे ज्यादा काम करने वाला मुझे आसानी से मिल जाएगा। निकल जा यहाँ से, आज से मेरे काम पर वापस मत आ। अरे मालिक, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे जा यहाँ से, ग्राहकों के सामने तमाशा कर रहा है, निकल। बेचारा रंगा मुंह लटकाकर वहां से चला आया। अपने घर में बैठकर सोचने लगा, अजी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे गुमसुम हो और आज काम से भी जल्दी घर लौट आए हो। क्या करूं, मेरी नौकरी चली गई। ऐसे कैसे अचानक निकाल दिया? मालिक एक नया होटल खोल रहे हैं और उस होटल के लिए भी मुझे ही पाव भाजी बनाने बोल रहे थे। मैं अकेला इतना सारा काम एक दिन में नहीं कर सकता। मैंने जब उनसे ये कहा तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे काम से निकाल दिया। रंगा और सुहासिनी चिंता में डूब गए। अगले दिन रंगा सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। अजी, मेरे मन में एक विचार आया है, बताऊं? हाँ बताओ। आपके हाथ की पाव भाजी इतनी अच्छी बनती है कि सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आपके हाथों का स्वाद और कहीं नहीं है और बहुत सारे लोगों को आपके हाथ की पाव भाजी भी बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम हमारी खुद की पाव भाजी की गाड़ी लगाएं? सुहासिनी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर लोग हमारे यहाँ आएंगे क्या? अजी आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। और पैसों का क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम गांव के सरपंच के पास जाकर उनसे मदद मांगेंगे, वो करेंगे हमारी मदद। हाँ, ये अच्छा सुझाव है, चलो आज ही चलते हैं। सुहासिनी और रंगा सरपंच जी के घर गए। अरे आओ ना रंगा, आज पत्नी के साथ आए हो, कुछ काम है क्या? जी सरपंच जी, आपसे कुछ काम था। दरअसल सरपंच जी, मेरा काम छूट गया, इसीलिए मैं अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहता हूँ।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। कितने पैसों की जरूरत है तुमको? सरपंच जी, मुझे बस 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अच्छा, ये लो तुम्हारे पैसे, मगर तुम्हें इन्हें ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, ठीक है? जी सरपंच जी, ब्याज के साथ चुका दूंगा। सरपंच जी ने रंगा को 10,000 रुपए दे दिए। रंगा वो पैसे लेकर घर आया। अगले दिन उसने अपने पत्नी के साथ पाव भाजी की रेडी लगाने की पूरी तैयारी कर ली। उसने एक रेडी भाड़े पर खरीद ली और उसी दिन भागलपुर के बीच बाजार में अपनी रेडी लगा दी। अपने पत्नी के साथ वो पाव भाजी बेचने लगा। पहला दिन होने के कारण उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन जो ग्राहक रंगा को पहचानते थे उन्होंने रंगा की पाव भाजी मजे से खाई। इसी तरह अगले दिन भी रंगा ने बिना हार माने अपनी पाव भाजी की रेडी लगाई। अरे भाग्यवान, आज मेरी पाव भाजी बेची जाएगी ना? हाँ हाँ, बेची जाएगी, वो भी अच्छे दाम में। आप चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे उसका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। इधर शाम के धंधे में बहुत नुकसान होने लगा था, क्योंकि ग्राहकों को वहां की पाव भाजी अब पसंद नहीं आ रही थी। शाम बड़ी चिंता में पड़ गया था। एक दिन उसे पता चला कि रंगा ने बाजार में अपनी खुद की पाव भाजी की रेडी लगाई है। यह बात सुनकर वो रंगा के पास दौड़ा चला आया। अरे रंगा, यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम आए ही नहीं। नहीं मालिक, आपने आने से साफ साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं नहीं आया। तो फिर अब चलो, होटल तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। नहीं मालिक, मुझे अब स्वाभिमान की जिंदगी बितानी है। मुनाफा कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं खुद की ही रेडी संभालूंगा। आप किसी दूसरे को खोज लीजिए। तुम क्या बोल रहे हो, इसका पता है तुम्हें? जी मालिक, सब पता है। मुझे अब किसी के यहाँ काम नहीं करना। अब मैं मेरा खुद का ठेला संभालूंगा। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? मैं भी देखता हूँ तू कैसे पाव भाजी का ठेला लगाता है। आपको जो करना है कीजिए। शाम को लगा था कि रंगा उससे डरकर उसका धंधा छोड़ देगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शाम वहां से चला गया। यह रंगा का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ महीनों बाद उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए। ऐसे ही एक दिन, अरे सुहासिनी, चलो हम सरपंच जी को उनके पैसे लौटा कर आते हैं। हाँ चलिए। रंगा और सुहासिनी सरपंच जी के यहाँ उनके पैसे लौटाने गए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। अरे आओ रंगा, कैसे आना हुआ? पैसे कम पड़ गए क्या? और चाहिए? सरपंच जी, आपने जो पैसे दिए थे वो हम चुकाने आए हैं। रंगा ने सरपंच जी के पैसे ब्याज के साथ चुका दिए। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। रंगा और उसकी पत्नी सरपंच जी को धन्यवाद देकर वहां से निकल पड़े। उन दोनों ने अपने पाव भाजी का व्यापार बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया। इस तरह दोनों ने खूब तरक्की की और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो दिन भर खेतों में बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा कमाता नहीं था। इसी वजह से वो गांव में कुछ ना कुछ काम करता ही रहता। कुछ ही दिनों में उनके गांव के बगल वाले गांव में एक शादी थी, जहां खाने की दावत थी। जिनके घर में वो शादी का समारोह था, वो महाशय किसी रसोइये को ढूंढ रहे थे। अरे साहब, आप बगल के गांव में हरिया है, उसे क्यों नहीं बुलाते? वो बहुत अच्छा रसोइया है। अच्छा, ठीक है, भेज दो उसे। वो आदमी हरिया के पास आया और उससे कहा, अरे हरिया, तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? हाँ करूंगा ना। क्या काम है? अरे यहाँ बगल के गांव में एक शादी है और वो किसी रसोइये को ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उनको तुम्हारा नाम बता दिया। करोगे ना काम? अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हरिया उन साहब के घर गया और उनसे काम के बारे में पूछा। नमस्ते साहब, मुझे हमारे गांव के एक आदमी ने आपके यहाँ भेजा है। कल आपके यहाँ शादी में खाना बनाना है ना? अच्छा, तुम हो हरिया, आओ आओ। हरिया, तुम्हें कल दोपहर तक 100 लोगों का खाना बनाना है। हमारे घर में शादी है, बना पाओगे ना? हाँ साहब, मैं बना लूंगा। मुझे सिर्फ बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है। बहुत लोगों को पनीर और अंडे बहुत पसंद आते हैं। तुम इनसे कुछ नए पकवान बना पाओगे? जी साहब, मैं बना लूंगा। कितने पकवान बनाने हैं? हर चीज के लगभग 5-5 पकवान बना लेना, ठीक है? जी साहब, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। आप खाना बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो सब मंगवा लीजिए। चलेगा, कल वक्त पे आ जाना, ठीक है? जी, जल्द ही आ जाऊंगा। हरिया अपने गांव वापस लौट आया। अगली सुबह जल्द ही उठकर वो उस गांव में चला गया। उसे वक्त पे आया हुआ देख वो साहब खुश हो गए। हरिया ने अपना काम करना शुरू किया। हरिया की मेहनत देखकर साहब बहुत खुश थे। दोपहर होते होते हरिया ने सारा खाना लगभग बना लिया। तभी साहब वहां आए। क्यों भाई हरिया, क्या बनाया है खाने में? पनीर, अंडे?
क्या क्या है? जी मैंने अंडा करी, अंडा फ्राई, अंडा ऑमलेट और अंडा बिरयानी बनाई है। और पनीर में पनीर कोफ्ता, पनीर करी, पालक पनीर, शाही पनीर, ये सब बनाया है। अब सोच रहा हूँ कि कुछ स्टार्टर में भी बना दूँ। जैसे कि पनीर चिल्ली या पनीर एग रोल, ऐसा कुछ। और बाकी के भी कुछ पकवान हैं। और कुछ बनाना है तो बता दीजिए। और हाँ साहब, ये सब एक बार चख भी लीजिए, नमक वगैरह कुछ कम ना हो जाए। अरे तुम्हारे सारे पकवानों की सुगंधी इतनी अच्छी है, खाने का बहुत मन कर रहा है। रुको अभी चखता हूँ। साहब ने पकवान चख कर देखे, उन्हें वो बेहद पसंद आए। अरे वाह हरिया, बहुत ही लाजवाब पकवान बनाए हैं तुमने। जी धन्यवाद साहब। हरिया उसके बचे कुचे पकवान मन लगाकर बनाता है। खाने का स्वाद सारे मेहमानों को बहुत पसंद आता है। सारे पेट भर के खाना खाते हैं। दूसरे दिन साहब हरिया को उनके घर पे बुलाते हैं। अरे हरिया, आओ आओ, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था कि सारे लोगों को बहुत पसंद आया। सबने पेट भर के खाया। ये लो तुम्हारे पैसे, और बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? जी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको खाना पसंद आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे हरिया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे हाथों में जादू है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। अपनी खुद की एक दुकान डाल लेना और इसी तरह अच्छे अच्छे पदार्थ लोगों को खिलाना। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? अरे मैं ठीक कर रहा हूँ। ये लो, इन पैसों से तुम खुद का कारोबार शुरू करो। आपका बहुत बहुत उपकार मालिक। साहब वहां से चले जाते हैं और हरिया वो पैसे लेकर घर लौटता है। घर आने के बाद वो साहब ने कही बातों पर विचार करने लगता है। साहब ने जो कहा उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। मैं कल ही अपनी दुकान खोलूंगा। देखता तो हूँ लोगों को मेरा खाना कितना पसंद आता है। अगले दिन हरिया ने अंडे और पनीर के अलग अलग पकवान बनाए और उन्हें लेकर अपने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाकर बेचने लग गया। उसको ये सब करते हुए देख सारे गांव वाले उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। उस दिन उसका बहुत सारा खाना नहीं बिका। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अगले दिन फिर से उसने अपनी दुकान लगाई और फिर से खाना बेचने बैठ गया। अब मैं इस खाने का क्या करूंगा? इतना सारा खाना फेंक भी नहीं सकता। हाँ, इसे गांव में लोगों के घर में बांट के आता हूँ। हरिया अपना बचा हुआ खाना सबके घरों में जाकर मुफ्त में देने लगता है। अरे हरिया, ये क्या लेकर आए हो? अरे बाबा, ये पनीर की और अंडे की सब्जी है। आज मैंने दुकान लगाया था, मगर आज कुछ ज्यादा बिका नहीं और ये सब बच गया, तो मैंने सोचा गांव में जाकर सबको बांट देता हूँ। बच्चों को भी अंडे और पनीर बहुत पसंद है ना, इसीलिए लेकर आया। अच्छा अच्छा, आज से तुमने ये सब भी बेचना शुरू कर दिया? हाँ बाबा, आज से ही मैंने ये सब बेचना शुरू किया, मगर कुछ बिका नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। तुमने अपनी दुकान के बाहर कोई बोर्ड वोर्ड लगाया कि नहीं, या फिर मेनू कार्ड वगैरह? अरे हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कल ही मैं कोई बोर्ड बना लेता हूँ। अब अगले दिन हरिया ने एक मेनू कार्ड बनवाया। उसी के साथ साथ अपने ठेले के ऊपर एक बोर्ड लगवाया। वो बोर्ड और मेनू कार्ड देख के लोग उसकी दुकान की तरफ आकर्षित हो गए। लोगों ने उसके बनाए पदार्थ चखना शुरू किया। उनको वो बेहद पसंद आए। धीरे धीरे उसका धंधा अच्छा चलने लगा। अब वो अलग अलग प्रकार के अनेक व्यंजन बनाने लगा और लोगों को उसके हाथ के बनाए व्यंजन बहुत पसंद आने लगे। कुछ ही महीनों में उसने गांव में अपनी एक खुद की दुकान खरीद ली। अब सारे गांव वाले उस दुकान पर जाकर खाना खाने लगे। एक दिन वही बगल के गांव वाले साहब जी उनके गांव में आए और हरिया की वो नई दुकान देखकर उसके अंदर गए। अरे, ये गांव में नया दुकान किसका है? जाके देखता हूँ। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? आइए ना। अरे हाँ, मैं यहाँ गांव में आया था, नया दुकान देखा तो सोचा कि अंदर जाके आए। साहब, आज आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हो? आज तो आपको मेरे हाथों का खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। हरिया साहब को खाना परोसता है। हरिया, आज भी तुम्हारे हाथों में वही स्वाद है। मैंने जो बताया था वो तुमने सच करके दिखाया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। इस तरह होशियार हरिया ने अपने गुणों के जोर पर खूब मेहनत करके सफलता हासिल की। विजयपुर नाम के गांव में विहान नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिखने में बहुत कुरूप थी। पहले तो वो सुंदर थी, मगर उसकी एक आंख खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को हमेशा भला बुरा कहता था। विहान को पिताजी ना होने के कारण उसकी माँ उसका दिल नहीं दुखाया करती थी। विहान अपनी माँ का परिचय अपने मित्रों से कभी नहीं करवाता था, लेकिन इस बात से उसकी माँ दुखी नहीं होती थी। विहान की माँ खेतों में बहुत मेहनत कर कर अपना गुजारा और विहान की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब विहान बड़ा हो गया था, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने जा रहा था। विहान,
वहाँ पहुँचकर बेटा फ़ोन कर देना और खाना पीना ठीक से कर लेना। हाँ, मैं मेरा देख लूँगा, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विहान की बस आ जाती है और बस में बैठकर विहान शहर चला जाता है। विहान शहर में आकर एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब लगने की वजह से वो बहुत खुश था। विहान अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। काम के प्रति उसकी लगन देखकर उसके कंपनी का बॉस भी उस पर बहुत खुश था। एक दिन उस कंपनी में बॉस की बेटी माधुरी आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग उसे देखते ही रहते थे, लेकिन विहान अपने काम में मग्न था। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपना काम जारी रखा। मगर माधुरी की नजर विहान से हटी ही नहीं। उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। वो अपने पापा के केबिन में गई और उन्हें विहान के बारे में पूछा। उसके पापा ने विहान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। पापा, आप मेरे कितने पीछे लगे हो कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे लगता है कि अब मुझे सही लड़का मिल गया है। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरी लड़की ने चूज किया है? आपके ऑफिस का विहान, जो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। अरे वाह, इतना सुशील लड़का और कहाँ मिलेगा। विहान बहुत ही अच्छा लड़का है। बॉस विहान को अंदर बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने बुलाया? विहान, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। क्या तुम्हें मंजूर है? सर, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है विहान। विहान घर जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है और मैं बॉस की लड़की से कैसे शादी करूं? मैं कहा और वो कहा। सोचते सोचते विहान सो जाता है। सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी डोरबेल बजी। विहान दरवाजा खोलता है तो सामने बॉस खड़ा होता है। सर, आप आइए ना। कैसे आना हुआ आपका सर? अरे विहान, शादी के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए हो। बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है विहान? मैं अकेला ही रहता हूँ सर यहाँ, और मेरी माँ गाँव में रहती है। ओके, तो मैं ये रिश्ता तय समझू? विहान अपनी हाँ बता देता है। विहान, तुम्हारी माँ को गांव से शादी के लिए बुला लो, आखिर तुम्हारी शादी है। विहान सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को बुलाएगा तो सारे उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं सर, मेरी माँ बीमार होने के कारण शादी में नहीं आ पाएगी। उसने बोला है कि वो ठीक हो जाने के बाद खुद आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विहान और माधुरी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो दोनों अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। विहान को अपने ऑफिस में माँ के खत आया करते थे, लेकिन वो सारे खतों को अनदेखा करता था। जब माधुरी उसको अपनी माँ के बारे में पूछती, तब भी वो हमेशा की तरह उन बातों को टाल देता था। वहाँ गांव में उसकी माँ भी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से विहान का कोई फोन नहीं था। इसीलिए वो अपने बेटे से शहर जाकर मिलने के बारे में सोचती है और शहर चली जाती है। माँ शहर में उसके पुराने घर का पता ढूंढती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर वो वहाँ के घर मालिक से पूछती है, नमस्ते भाई साहब, विहान यही रहता है ना? नहीं माँ जी, अब वो यहाँ नहीं रहता है। वो बड़े बंगले में रहता है और उसकी तो शादी भी हो गई है। शादी कब हुई भाई साहब? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वैसे आप कौन है माँ जी? कोई नहीं, गांव से आई हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे विहान के घर का पता देंगे? हाँ माँ जी, ये लीजिए। आप किसी से भी पूछेंगी तो बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये कहकर विहान की माँ अपने बेटे के घर जाने के लिए निकलती है। पता पूछते पूछते वो विहान के घर पहुंच जाती है। वो उसके बंगले के बाहर आकर रुकती है। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। माँ जी, आप कहाँ से आई हो? किसको मिलना है आपको? मुझे विहान से मिलना है। विहान? कौन, साहब क्या? लो आ गए साहब। तभी विहान एक आलीशान कार में बैठकर वहां आता है और अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, सड़क चलते भिखारी को घर में आने मत देना, कोई भी मुंह उठाकर आता है। ये सारी बातें विहान की माँ सुन लेती है और वही बैठकर रोने लगती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड से एक कागज और पेन मंगवाती है और उस पर अपनी पूरी कहानी लिख देती है। वो कागज वो सिक्योरिटी गार्ड को देती है और अंदर पहुंचाने के लिए कहती है। माँ वहां से निकल जाती है। सिक्योरिटी वाला वो कागज विहान को देता है। साहब, उस बूढ़ी माँ ने दिया है ये। लाओ, मुझे दो। विहान खत पढ़ने लगता है। बेटा, आज तो तुम इतने बड़े बन गए कि अपनी माँ को ही पहचान ना सके। आज तक मैंने तुमसे एक राज छुपाया है, मगर आज तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। बेटा, जब तुम छोटे थे तब खेलते खेलते तुम एक नुकीले पत्थर पर गिर गए थे और उसमें तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। डॉक्टर से पूछा तो कोई इलाज नहीं था। तब मैंने मेरी एक आँख तुम्हें दे दी और तुम ठीक हो गए। मगर आज तो तुम मेरी बदसूरती को देखकर मुझे माँ कहने से भी इनकार कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये खत मुझे लिखना पड़ा।
मैं आज से तुम्हारी माँ नहीं हूँ विहान। वो खत पढ़कर विहान चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी माधुरी उसके पास आती है। विहान सारी सच्चाई माधुरी को बता देता है। माधुरी को विहान के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो विहान से कहती है, विहान, हम कल ही तुम्हारे गांव माँ से मिलने जाएंगे। हाँ माधुरी। अगले दिन विहान माधुरी को लेकर गांव में अपने माँ के घर जाता है। माँ। कौन? विहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। विहान। ऐसा कहकर माँ उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर माधुरी की आंखों में भी पानी आ जाता है। बाद में विहान माधुरी का परिचय अपनी माँ से करवाता है और वो दोनों अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे माँ बाप की कदर करनी चाहिए